मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फागी, जयपुर। आज हम उग्रवादी राष्ट्रवाद विषय पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने उदारवादी राष्ट्रवाद पर बात की थी, जो 1885 से 1905 तक था। 1906 से 1919 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन का काल है, उसे हम उग्रवादी राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और उसकी प्राप्ति हेतु जन आंदोलन के मार्ग को अपनाने वाली इस धारा को ही उग्र राष्ट्रीयता के नाम से जाना जाता है। अब हम उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला है 1892 के सुधार कानूनों की अपर्याप्तता। 1892 में ब्रिटिश सरकार ने भारत परिषद अधिनियम लेके आई, जिससे भारतीय लोग संतुष्ट नहीं थे। इसके कई कारण थे कि इसमें उनकी आशाओं की पूर्ति नहीं हुई। व्यवस्थापिका सभा परामर्शदात्री संस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी, जिसका प्रभाव सरकार के निर्णयों पर नामात्र का था। निर्वाचन की व्यवस्था एक दिखावा मात्र थी। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और न ही बजट के विभिन्न अंगों पर वोट देने का अधिकार था। उन्हें सरकार की वित्तीय नीतियों पर आलोचना करने का अधिकार भी नहीं था। इसीलिए भारतीयों में असंतोष था। दूसरा कारण है उदारवादियों की पद्धति से असंतोष। उदारवादियों की जो पद्धति थी, उसे नवयुवक लोग राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से जानते थे और इस मार्ग के स्थान को अपनाने के स्थान पर ये जन आंदोलन के ऐसे प्रयत्न किए जाने की मांग कर रहे थे, जिससे नौकरशाही उनकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाए, यानी कि दबाव की भाषा का ये प्रयत्न करना चाहते थे। तीसरा कारण है धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण। कि प्रारंभिक कांग्रेसी नेता पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे और ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे, लेकिन धार्मिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में ही एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति के गौरव से परिचित था और विदेशी शासन को किसी भी रूप में भारत के हित में नहीं मानता था। कुछ उदाहरण देंगे, जैसे अपन स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य भारत का आध्यात्मिक उत्थान था, जो देश की स्वतंत्रता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अरविंद घोष कहते हैं स्वाधीनता जीवन का लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है। तिलक भी हिंदू पुनर्जागरण के परिणाम थे और इसी कारण उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए हिंदू उत्सवों और हिंदू संगठन पर बल दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना मैडम ब्लेवेस्की, कर्नल अलकॉट और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, एक विदेशी संस्था थी, जिसमें श्रीमती एनी बेसेंट कहती हैं कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। इसी प्रकार ये उग्रवादी नेता धार्मिक और सांस्कृतिक नवजागरण के परिणाम थे और भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति अपना परम पवित्र धार्मिक कर्तव्य समझते थे। चौथा कारण है प्राकृतिक प्रकोप और उनसे उत्पन्न समस्याओं के प्रति शासन की अविवेकपूर्ण नीति। कि 1876 से 1900 तक लगभग 25 वर्षों में देश में 18 अकाल पड़े। 1896-97 का सबसे अधिक भीषण अकाल था। शासन का रवैया असहानुभूतिपूर्ण था। जनता तो अकाल की चपेट में पड़ी हुई थी और भारत सरकार रानी विक्टोरिया का जन्म शताब्दी उत्सव मना रही थी। बम्बई प्रांत के दक्षिणी भाग में भयंकर प्लेग फैल गया, जिसकी व्यवस्था अंग्रेज अफसर सही नहीं कर पा रहे। जनता में आक्रोश था, इसलिए प्लेग कमिश्नर रैंड व अयस्ट को एक नवयुवक द्वारा गोली से उड़ा दिया गया। केसरी के संपादक तिलक पर नवयुवकों को भड़काने का आरोप
लगाया गया और उन्हें 18 माह का कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। इससे भारतीय जनता अत्यधिक रुष्ट हो गई। पांचवा कारण है जातीय कटुता और अंग्रेज़ों का अहंकार युक्त व्यवहार। लॉर्ड रोनाल्डो रो ने दो घटनाओं का उल्लेख किया है। पहली घटना है कि अंग्रेज सैनिकों द्वारा एक देसी स्त्री को बलात्कार से मार डाला, लेकिन उन सैनिकों को कोई दंड नहीं दिया गया। दूसरी घटना का उल्लेख करते हुए वो बताते हैं कि 1902 में सियालकोट में स्थित घुड़सवार दल के सैनिकों ने एक भारतीय रसोइये को इतना पीटा कि वह मर गया। इस रसोइये का एकमात्र अपराध यह था कि उसने उनके लिए एक देसी स्त्री का प्रबंध करने से इनकार कर दिया था। इसके साथ साथ ये दो घटनाओं का तो उल्लेख है, इसके साथ आंग्ल भारतीय समाचार पत्रों द्वारा भी इसी प्रकार के व्यवहार को प्रोत्साहन दिया जाता था। लाहौर से प्रकाशित आंग्ल भारतीय दैनिक सिविल एंड मिलिट्री गजट तो भारतीयों को जी खोलकर गाली देता था और पढ़े लिखे भारतीयों के लिए बिलबिलाते बीए, वर्णशंकर बीए, गुलाम, घुड़सवार, भिखारी, दास जाति एवं कलंकी जाति के नाम जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। और इससे हुआ क्या कि भारतीयों के ने प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। छठा कारण है आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष किसी भी आंदोलन का बहुत बड़ा कारण होता है। भारत केवल को अंग्रेजों ने कच्चे माल की मंडी बनाकर रख दिया। भारत विरोधी उनकी जो आर्थिक नीतियां थी, जो भारत को दिन प्रतिदिन गरीबी की ओर ले जा रही थी। जैसे पहले कपास का आयात कर 5% था, जो सरकार ने घटाकर उसे 3.5% कर दिया, और सरकार ने भारतीय मिलों पर 3.5% उत्पादन कर लगा दिया, जिससे देसी सामान महंगा हो गया और विदेशी सामान सस्ते दामों में बिकने लगा। सरकार की इस नीति के कारण ही स्वदेशी आंदोलन चला। दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, विलियम डिग्बी ने भारतीय निर्धनता के कारण विदेशी शासन को बताया। शिक्षित भारतीयों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, तो ये आर्थिक असंतोष की वजह से हुआ। सातवां कारण है उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। कि दक्षिण अफ्रीका में उन्हें एक नीच जाति का मनुष्य समझा जाता था। उन्हें पगडंडी पर चलने की आज्ञा नहीं थी और न ही उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे में या अनुमति पत्र के बिना यात्रा करने की आज्ञा थी। वे रात्रि 9 बजे बाद घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। 1907 में ट्रांसवाल में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट बना, जिसके अनुसार भारतीयों को एक अपराधी जाति के लोगों की तरह उंगलियों की छाप देकर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक था। भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, उसका कारण था भारत की पराधीनता, और इस अत्याचारों को समाप्त करने का एकमात्र उपाय भारतीयों के समझ में आया कि हमें अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता चाहिए। आठवां कारण है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। कि विश्व में कुछ घटनाएं घटी, उनका भी प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा और जिससे उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1893 में अफ्रीका के एक छोटे से राष्ट्र एबेसिनिया द्वारा इटली को पराजित किया गया। 1905 में जापान द्वारा रूस को पराजित किए जाने की घटना। इन घटनाओं से भारतीयों में ये भावना उत्पन्न हो गई कि अन्याय के विरुद्ध अनन्य देशभक्ति, बलिदान तथा राष्ट्रीयता की भावना को अपने जीवन में उतार कर भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और ये भी भारतीयों के समझ में आ गया कि यूरोपीय शक्तियाँ अजेय नहीं हैं। अगर हम संगठित रूप से उनका प्रयास करें तो उन्हें हराया जा सकता है। इसी काल में मिस्र, फारस तथा टर्की में स्वाधीनता संग्राम चले। रूस में जार के तानाशाही के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन को आंशिक सफलता प्राप्त हो गई थी और आयरलैंड के द्वारा स्वशासन के लिए संघर्ष किया जा रहा था। इसी समय मेजनी, गैरिबाल्डी और काबूल के प्रयत्नों से इटली का एकीकरण हुआ और भारतीयों पर इसका भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। नवा कारण है नेतृत्व का। कि नवयुवकों को लाल बाल पाल जैसे व्यक्तियों का नेतृत्व मिला। तिलक
कहते हैं कि अच्छी विदेशी सरकार से अपेक्षाकृत हीन स्वदेशी सरकार श्रेष्ठ है और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता की नीति का उपदेश दिया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया। 10वां कारण है कर्जन के पूर्वगामी। कर्जन यानी कि यहाँ का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के पूर्वगामी शासकों की अदूरदर्शिता। 1892 से 1904 में ब्रिटेन में अनुदार दल का शासन था, जो बहुत खराब शासन था। ये उग्र साम्राज्यवादी दल था। प्रधानमंत्री अनुदार दल के शैली सबरी थे। लॉर्ड हैमिल्टन लंदन में भारत के कार्यालय का प्रधान भारत की ओर कोई सहानुभूति नहीं रखता था। युद्ध हो, अकाल, महामारी जैसे प्लेग आदि में भारत के कष्टों के प्रति ये उदासीन रहे। लॉर्ड लैंसडाउन की नीति का विरोध में गोखले ने कहा था कि सरकार शिक्षा, स्थानीय स्वशासन तथा राजकीय सेवाओं में जिस प्रगतिशील नीति का अनुसरण कर रही है उसके परिणाम सरकार के लिए भयानक सिद्ध हो सकते हैं। गोखले जैसे उदारवादी नेता ने उसकी नीतियों का विरोध करके ये कहा। लॉर्ड एलिगन सेकंड के शासनकाल में 1897 में तिलक पर राजद्रोह का अपराध लगाकर 18 महीने का कठोर दंड दिया गया और चापेकर बंधुओं को प्राण दंड दिया गया। नाटू बंधुओं को, जो दक्षिण में मालदार तथा प्रभावशाली जमींदार थे, देश निकाला दे दिया गया और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, क्योंकि उन पर यह संदेश दिया गया था कि उनका संबंध प्रांत की क्रांतिकारी संस्थाओं से है। लॉर्ड एलिंगन ने रिटायर होते समय शिमला के यूनाइटेड सर्विसेज क्लब में भाषण देते हुए मूर्खतापूर्ण बात कही कि हिंदुस्तान तलवार के जोर से जीता गया था और तलवार के जोर से ही उसकी रक्षा की जाएगी। इन सब के परिणाम स्वरूप भारतीयों की अंग्रेज़ों के प्रति सहानुभूति और उनकी न्यायप्रियता से विश्वास समाप्त हो गया। 11वां कारण है लॉर्ड कर्जन की प्रतिगामी शासन। 1898 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासन काल रहा और इसके काल में पूर्ण रूप से भारत विरोधी कार्य हुए, जिसमें कुछ उदाहरण देके अपन बात करते हैं। केंद्रीकरण की नीति कि कर्जन ने केंद्रीकरण की नीति 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम पास कर कलकत्ता कॉरपोरेशन के सदस्यों की संख्या 75 से घटाकर 50 कर दी गई। भारतीय सदस्यों में कमी और सरकार का बहुमत किया गया। दूसरा, विश्वविद्यालय का सरकारीकरण किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कर विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट तथा सीनेट के सदस्यों की संख्या में भारी कमी कर दी गई और इस अधिनियम ने विश्वविद्यालयों की आंतरिक स्वायत्तता को समाप्त कर दिया और उन पर सरकारी अधिकारियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। तीसरा, सैनिक व्यय। कर्जन के काल में भारतीय जनता भूखों मर रही थी और कर्जन का प्रशासन सेना पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था। कर्जन की सीमा नीति, उसकी तिब्बत नीति, उसकी फारस की खाड़ी तथा चीन में सेनाएं भेजने की नीति, ये भारतीयों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव डाल रहे थे। शान शौकत जनवरी 1903 में उसने एक विराट दरबार कर सप्तम एडवर्ड को भारत का सम्राट होने की घोषणा की, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा धन खर्च किया गया। इसके साथ ही ऑफिशियल सीक्रेट बिल 1904 की, इसके तहत नागरिक अधिकारियों के संबंध में भी कोई बात कहना अवैध घोषित कर दिया गया। अब समाचार पत्रों में सरकार की कोई आलोचना नहीं की जा सकती थी। इसी क्रम में भारत के प्रति अविश्वास और अहंकार युक्त दृष्टिकोण उसने अपनाया कि भारतीय शासन का उत्तरदायित्व भारतीयों के लिए कहा कि भारतीय जो लोग हैं वो शासन का उत्तरदायित्व संभालने में सर्वथा अनुपयुक्त हैं। 1905 में भारतीयों को उच्च पद न देने की नीति अपनाई गई और 24 मई 1904 को एक प्रस्ताव पास कर गुण के स्थान पर जाति को योग्यता का आधार बनाया गया। भारत राष्ट्र नाम की कोई वस्तु नहीं है। भारत में सत्य का आदर्श कभी नहीं रहा। ये कर्जन के शब्द हैं। और अंतिम जो उसने कार्य किया, बंगाल का विभाजन 1905 में, फूट डालो राज करो की नीति के तहत कि सारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर इसमें शामिल था। अब पूर्वी भाग जिसमें मुसलमान ज़्यादा थे उसे पूर्वी बंगाल बना दिया गया और बाकी को पश्चिमी बंगाल बना दिया गया।
इसका विरोध हुआ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने और स्वदेशी आंदोलन चलाकर किया गया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी वस्तु को अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात को स्वीकार किया गया। तो ये कारण थे उग्र राष्ट्रवाद के उदय के। अब हम आगे बात करेंगे कांग्रेस में फूट का प्रारंभ और उदारवादी और राष्ट्रवादी दो अलग कांग्रेस में दो गुट बन गए। 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। तिलक के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने उदारवादियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति की निंदा की। उन्होंने कहा कि संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध के मार्ग को अपनाकर ही भारत में राष्ट्रीय जीवन पर विदेशी नौकरशाही के प्रभुत्व का अंत किया जा सकता है। स्वराज्य शब्द की दोनों गुटों ने अलग अलग व्याख्या की। उदारवादी ने कहा स्वराज्य का मतलब औपनिवेशिक आधार पर स्वशासन है, तो उग्रवादियों ने कहा पूर्ण और निर्बाध स्वतंत्रता। 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन उग्रवादी तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसीलिए उदारवादियों ने 81 वर्षीय दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। सम्मेलन में कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य स्वराज्य घोषित किया गया और स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ। 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ और यहीं कांग्रेस में फूट पड़ी, जिससे सूरत की फूट के नाम से जाना जाता है। उदारवादी स्वराज्य के लिए किसी भी प्रकार के आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे। उग्रवादी स्वराज्य के लिए आंदोलन करने और विदेशी वस्तुओं के अतिरिक्त सरकारी नौकरियों और संस्थाओं का भी बहिष्कार करना चाहते थे। दोनों में मतभेद प्रारंभ हुआ। उग्रवादी नेता तिलक लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उदारवादियों ने डॉक्टर रास बिहारी घोष को सभापति बना दिया। यही दोनों में लाठी छड़ी चप्पल जंग प्रारंभ हुई और दोनों अलग हो गए। दोनों ने अपना अलग अधिवेशन किया, जो बाद में 1916 में दोबारा से मिले। अब हम उग्रवाद और कांग्रेस का जो दमन चला, वो उग्रवादियों का दमन करने के लिए कांग्रेस अंग्रेजों का जो दमन चला, उसकी हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजों ने उग्रवादियों का दमन प्रारंभ किया और इसके तहत उन्होंने इंडियन पिनल कोड में धारा 124A और 153A जोड़ी गई। राजनीतिक अपराधियों के मामलों की संक्षिप्त सुनवाई की भी व्यवस्था की गई। 1911 में सार्वजनिक सभाओं के नियमन संबंधी अध्यादेश जारी करके सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई। 1910 में प्रेस एक्ट पारित करके प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1907 में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को बिना मुकदमा चलाए मांडेल जेल भेज दिया गया। केसरी में लिखे लेख के आधार पर 1908 में तिलक को कठोर कारावास दिया गया। बंगाल में अनेक व्यक्तियों पर आतंककारी कार्यों के लिए मुकदमे चलाकर दंडित किया गया। अब हम बात करते हैं उग्र राष्ट्रवादियों की राजनीतिक विचारधारा और उनकी पद्धतियाँ। उदारवादियों के बिल्कुल विपरीत इनकी पद्धतियाँ थीं। ब्रिटेन व भारत के हित विरोधी हैं, ये उग्रवादी मानते थे। ब्रिटिश न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास नहीं था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। लाला लाजपत राय ने कहा कि व्यक्तियों का यह राष्ट्र केवल दबाव की भाषा ही समझता है और हमारा जो राजनीतिक लक्ष्य है वो है पूर्ण स्वराज्य। तिलक कहते हैं कि अपने उद्देश्यों के कारण नहीं वरन उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली है। पराधीन राष्ट्र में संवैधानिक आंदोलनों के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त करने का स्वप्न देखा जा सकता है। अगर पराधीन राष्ट्रों में संवैधानिक आंदोलन के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त करने का स्वप्न देखना स्वयं को धोखा देना है। उदारवादियों के साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया गया। स्वावलंबन पर बल दिया। तिलक कहते हैं कि हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है।
बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा हमारे प्रमुख साधन हैं। बहिष्कार विदेशी वस्तुओं, सरकार के साथ असहयोग, सरकारी नौकरियों, पद्धतियों तथा उपाधियों का बहिष्कार भी इसमें शामिल किया गया। स्वदेशी अपनाई गई उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा के परिणाम थे, तो उग्रवादी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक नवजागरण के परिणाम थे। तिलक ने इसके लिए दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। परीक्षार्थियों ने विदेशी कागज़ की कॉपियाँ छूने से इनकार कर दिया। बच्चों ने विदेशी जूते पहनने या बुखार में विदेशी दवा लेने से इनकार कर दिया। विवाह में मिली ऐसी विदेशी भेंटों भी अस्वीकार की जाने लगी जो भारत में भी बन सकती थी। बहिष्कार आंदोलन ने भारतीय उद्योगों में विशेषतः वस्त्र उद्योग को अपूर्ण बल प्रदान किया और कपड़ा बुनकर उद्योग को सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय कोष जमा किया गया, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी को एक ही सार्वजनिक सभा में 17,000 रुपये एकत्रित करने में सफलता मिली। अब हम अंत में उग्र राष्ट्रवादियों का मूल्यांकन की बात करेंगे। उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया। उग्रवादियों द्वारा चलाया गया स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आगे चलकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन का बीज रूप बना। भारतीय नवयुगों में सांस्कृतिक चेतना जागृत हुई, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा और 1909 का पार्लियामेंटो सुधार। त्याग की भावना, लाल बाल पाल में जो त्याग की भावना थी वो उदारवादियों में नहीं थी। 1908 में तिलक की गिरफ्तारी पर दंगे व बम्बई में मेलों में मजदूरों ने सरकार की इस कार्य के विरोध में एक व्यापक हड़ताल की। उग्रवादी राष्ट्रवाद की प्रतिगामिता, नेहरू ने कहा कि उग्रवादी हिंदू पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण के परिणाम थे। उनके द्वारा राजनीति के साथ धर्म को सम्मिलित किया गया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति मुसलमानों में उदासीनता लादी। ब्रिटिश शासन और सरकारी अधिकारियों ने उग्रवादी आंदोलन के इस पक्ष पर मुसलमानों के कान भरने के लिए खूब उपयोग किया। उग्रवादी आंदोलन को विशुद्ध हिंदू राज्य स्थापना का प्रयास बताया गया। अब हम उदारवाद और उग्रवाद में अंतर की बात करते हैं। पहला अंतर है स्वशासन के संबंध में, दोनों में अंतर। उदारवादी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वराज्य चाहते, स्वशासन चाहते थे। उग्रवादी पूर्ण स्वशासन की बात करते थे। दूसरा अंतर है अंग्रेजों की न्यायप्रियता के संबंध में। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, जबकि उग्रवादी नहीं करते थे। साधनों के संबंध में उदारवादी संवैधानिक साधनों की बात करते हैं, जबकि उग्रवादी बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं। ब्रिटेन के साथ संबंधों पर मतभेद था। उदारवादी ब्रिटेन के साथ संबंध बनाना भारत के हित में समझते हैं, जबकि उग्रवादी ब्रिटेन के साथ संबंध तोड़कर पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं। पांचवा है उदारवादी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित, जबकि उग्रवादी प्राचीन हिंदू धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके आधार पर विकसित हिंदू राष्ट्रीयता के पोषक थे। छठा है उदारवादी आराम कुर्सी की राजनीति में विश्वास करते थे, तो उग्रवादी देश के लिए त्याग करने और कष्ट सहने के लिए तत्पर थे। प्रमुख उदारवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष को लेते हैं। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम असहयोग आंदोलन की बात करेंगे।